स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस, अ प्लेस टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद एन ईज। आज हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर के चौथे वीडियो लेक्चर पर है और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डिराइवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे अलजेब्रिक मेथड के इस्तेमाल से। तो सबसे पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या? तो अभी तक हम लोग मोशन पढ़े थे, डिराइव किए थे, उसमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में डील किए थे हम लोग। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन और कुछ नहीं, इन पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन है। हम लोग एक रिलेशन डेवलप किए हैं जो कि हम लोग को आसान कर देता है जब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो डेवलप किया गया है वो कुछ मोशन का कंसिडरेशन और कंडीशन लेके इन पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन डेवलप किया गया है। तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे और इनको डिराइव करने के लिए भी तीन तरीके होते हैं। थ्री मेथड्स आर देयर टू डिराइव दीज इक्वेशंस। पहला मेथड आज हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि अलजेब्रिक मेथड होता है। दूसरा जो मेथड है वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में डील करेंगे जो कि हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, जब हम लोग ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को और अच्छे से समझेंगे। अभी समझना बाकी है, उसके बाद हम लोग उससे भी हम लोग डिराइव करेंगे, उसका हेल्प लेके भी। और लास्ट जो होता है, तीसरा जो मेथड होता है वो कैलकुलस होता है। तो इसके लिए कैलकुलस जानना जरूरी है, जो कि आप 11th क्लास में जाओगे तो इसी चीज को डिराइव करोगे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो हमारे 9th क्लास में दो तरीके हैं। पहला है हमारा अलजेब्रिक जो आज हम लोग सीखेंगे, दूसरा होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ये दो हम लोग को समझना है और सीखना है कैसे डिराइव किया गया, क्या कंडीशन लिया गया इनको डिराइव करने के लिए, क्योंकि डिराइवेशन जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको कंडीशन का पता चलेगा कि किस कंडीशंस को लिया गया था इक्वेशन को डेवलप करने के लिए। इससे आप न्यूमेरिकल को इंटरप्रीट कर सकोगे कि किस वेरिएबल का इस्तेमाल कौन से इक्वेशंस में करना है। समझे? तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और कितने पैरामीटर्स का रिलेशन होता है इक्वेशंस में। तो अगर हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे तो कुछ पैरामीटर्स के बारे में जानना जरूरी है। तो पहला है u जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। दूसरा है हमारा v जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारा फाइनल वेलोसिटी को। तीसरा है हमारा t जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, हर किसी को पता है। चौथा है हमारा s, स्मॉल s ले रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट को। बहुत जगह आपको दिखेगा ये s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हुआ, तो वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो मोशन यहां पे पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या बताया था, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, दोनों बराबर होता है। लेकिन ऑफिशियली s किसको डिनोट करता है? डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। ओके, ये जानना जरूरी है। और लास्ट जो होता है हमारा a, स्मॉल a, जो कि हमारा एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। ये 5 पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन है बस इक्वेशंस ऑफ मोशन में। तो शुरू करते हैं। पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन देखते हैं क्या है हमारा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसके बीच का रिलेशन डेवलप करता है वो पहले जाने, फिर इसको डिराइव करेंगे। यह है v इक्वल टू u प्लस एपी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच का रिलेशन है। एक चीज आप गौर करोगे, तीनों इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे उसमें इन पांचों में से कोई ना कोई 4 वेरिएबल के बीच का रिलेशन होगा, एक वेरिएबल नहीं होगा। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं समझने के लिए कि कौन सा यूज करें कौन से न्यूमेरिकल बनाने में। तो कंडीशन क्या लिया गया है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या कंडीशन लिया गया है। तो यहां पे कंडीशन लिया गया है, आपको सपोज कर लीजिए आप एक पॉइंट ए पर हैं और इस पॉइंट पे आपका इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, मान लेते हैं गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी चल रहा है, चल रहा हुआ केस ले लेते हैं, स्टार्टिंग हमेशा नहीं लेते, चलता हुआ केस मानो, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट यू आर
सिटिंग इन अ व्हीकल विच इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ऐसे गाड़ी में बैठे हो जो पहले से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है। अब इसको हम लोग वेलोसिटी को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सिंपल कहने का मतलब, तुम गाड़ी में बैठे हो, बोले 40 से काम नहीं चलेगा, स्पीड बढ़ाओ यार, 80 पे चलाओ कम से कम, ये वाला काम करेंगे बस, सिंपल हिंदी में अगर समझना है तो हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो वेलोसिटी इंक्रीज अपने आप तो नहीं होगा, एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहां जो एक्सीलरेशन हम लोग लेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेंगे। ये हमेशा यूनिफॉर्म कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करनी है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए पर जिसका इनिशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देते हैं। कैसा एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म फॉर टाइम टी समय के लिए, जिसके कारण वो पॉइंट डी पर जब पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा v, दैट इज फाइनल। ये कंसीडरेशन करना है। सिंपल क्या किया हम लोग, 40 का स्पीड में चल रहा था, 80 का स्पीड में कर दिए। उसको करने के लिए क्या किया गया, एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया गया। अब गाड़ी का स्पीड बढ़ाओगे तो एक्सीलरेटर चलाओ, खींचोगे ना, या दबाओगे, कार चला रहे हो तो कोई दबाएगा नहीं। तो एक्सीलरेशन दिया गया। अब यहां पे मान के चल रहे हैं जो एक्सीलरेशन दिया जा रहा है वो यूनिफॉर्म है, एक ही रफ्तार से स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। तो ये स्पीड जब बढ़ेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से फॉर अ गिवन टाइम पीरियड टी, इसका कंसीडरेशन और कंडीशन लेके चलना है। तो यहां क्या हुआ, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा, एक्सीलरेट करना पड़ा। तो यहां पे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में और कुछ नहीं, एक्सीलरेशन का फार्मूला याद है तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लो। क्योंकि वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोवाइड किए हैं, तो बस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो कंडीशन कौन सा ले रहे हैं वो जरूर याद रखना डिराइवेशन में, तो कभी डिराइवेशन भूलोगे कैसे होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो हम कंडीशन बताए हैं, क्या किया जा रहा है, स्पीड बढ़ाया जा रहा है। कैसे बढ़ाया जा रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देके बढ़ाया जा रहा है। अब एक्सीलरेशन दोगे तो अपने आप आंख बंद किए थोड़ी बढ़ जाएगा, पलक झपकते, कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम भी डिनोट कर देना। तो इसमें क्या कंसीडरेशन लेंगे कि एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया गया, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया जाएगा। क्या है फॉर्मूला एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज ही आ रहा है यहां पे, अपॉन टाइम टेकन। इस वेलोसिटी को चेंज करने में कुछ समय लगा, टाइम टेकन। इसको अच्छे से अगर लिख दे तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख देंगे तो एक्सीलरेशन हो रहा है, पहले बताया गया। पहले फाइनल लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब इसको रिप्रेजेंट कीजिए वेरिएबल से, एक्सीलरेशन को ए से कीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी को v से कीजिएगा, इनिशियल को u से कीजिएगा, टाइम को t से कीजिएगा। एक्सीलरेशन वाला फार्मूला है कि नहीं, है ना। हमको लाना कैसा है, इस तरीके से। अब मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तो a अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, at इक्वल टू v माइनस यू आ जाएगा, चाहिए v के फॉर्म में, तो आप इसको अगर लिखेंगे तो v इक्वल टू u प्लस एटी आ जाएगा। ओके, u को इधर लेके गए, LHS RHS में बदल दिए, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी। कितना इजी डिराइवेशन है इसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या याद रखना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। कंसीडरेशन क्या करना है, अब कंसीडरेशन देखो हम यहां पे थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, कंसीडरेशन को हम बदल भी नहीं करेंगे, यही तीनों इक्वेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो कंसीडरेशन तो बहुत इजी है याद करना।
क्या कंसिडर किया गया था? एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया फॉर टाइम t सो दैट इट्स वेलोसिटी बिकम v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ये कंसिडरेशन किए थे और एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा है, उसी से हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन साथ में क्यों? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का आधा दूर सिमिलर मान के चलेंगे। जिस तरीके से हम डिराइव करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर इट सिमिलर टिल हाफ ऑफ द डिराइवेशन। यही कंडीशन लेके चलेंगे, कंडीशन भी नहीं बदलते हैं, कंडीशन भी सिमिलर मान के चलते हैं। देखते हैं एक साथ कैसे डिराइव कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड। सेपरेटली करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में भी तो याद रखिएगा क्या इक्वेशन डेवलप हुआ था यहां पे, फिलहाल इसको भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब दोनों को साथ में लिखते हैं, कौन कौन सा इक्वेशन डेवलप करना है, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, लिखिए। तो सेकेंड इक्वेशन होता है हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड भी यहीं पे लिखते हैं, लिख देते हैं इक्वेशन पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। थर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से देखोगे तो पहला इक्वेशन चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, चार वेरिएबल का ही बीच में रिलेशन है, 1 2 3 4, टी यहां भी है। उसमें भी देखोगे तो 1 2 3 4, चार सेपरेट वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। पहले वाले में भी देखोगे तो चार ही वेरिएबल इस्तेमाल किए थे, जैसे बोले थे हम कि पांचों में से चार वेरिएबल होंगे हर इक्वेशन में। तो यहां पे यही चीज है। अब ये क्यों है, क्योंकि याद रखना भी जरूरी है, इसका डिराइवेशन करने में हेल्प मिलेगा आपको। अब अच्छा, मिटा दिया कंडीशन, कंडीशन वही ले लेते हैं जो हम लोग पहले वाले में इस्तेमाल किए थे, ठीक है। कुछ चीजें यहां कंसीडर करके चलेंगे, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। वही कंडीशन, क्या कंडीशन था, एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए मूविंग विथ वेलोसिटी u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, which is subjected to an uniform acceleration a for time t such that its velocity become v at point b। अब ये काम हुआ, पहले वाले में भी यही काम किए थे। तो ये जब वेलोसिटी बदल रहा था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a दिए थे फॉर टाइम t, तो ऐसा थोड़ी है कि ये तुरंत यहीं पे खड़ा है, यहीं पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। ये वेलोसिटी इंक्रीज होने में इस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ा होगा। तो यहां पे लास्ट में हम लोग कंसीडर कर लेंगे लेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल फॉर द गिवन कंडीशन बी एस, जो या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, बहुत सारे बुक में डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चला गया वो क्या है, एस है। यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करके चल रहे हैं यहां पे हम लोग, और स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस या कहो चाहे डिस्प्लेसमेंट कहो, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एस है हमारा डिस्टेंस जो इस कंडीशन के दौरान ट्रेवल किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन है। तो जो सेकेंड इक्वेशन हो चाहे थर्ड इक्वेशन हो, इसमें हम लोग जो थ्योरी यूज करते हैं और तरीका यूज करते हैं वो एवरेज वेलोसिटी का करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का हम लोग तरीका सीखे थे, एक क्या था, एक तो जानते तो दोनों हो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, पिछले लेक्चर में देखे थे, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पे डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट s है, टोटल टाइम t है। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा यहां पे g लिख लीजिए दिमाग में,
वो हो जाएगा हमारा s बाई टी। तो एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ गया। एक और एवरेज वेलोसिटी यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल दिया हुआ होगा। मान लेते हैं दो वेरिएबल दिया हुआ है। यहां क्या बोले थे हम, गाड़ी 40 का स्पीड में चल रहा है, उसको 80 पे पहुंचा है। तो इन वेलोसिटी का अगर तुमको कोई बोलेगा एवरेज निकालो तो कैसे निकालोगे? तो करेंगे सर फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एवरेज क्या होगा? दोनों के बीच का वेरिएबल एक तरह से। तो यहीं पे यही भी यूज करना है हम लोग को। तो एवरेज वेलोसिटी का दूसरा मैथमेटिकल थ्योरी के हिसाब से यूज कर लेंगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो दूसरा एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट इज फाइनल v से प्लस इनिशियल u से डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान से देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आया, एक ये और एक ये, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन चाहे थर्ड इक्वेशन में यहां तक एकदम सिमिलर है, कोई चीज में चेंज नहीं करना है। तो ये दूसरे इक्वेशन के लिए भी और तीसरे इक्वेशन के लिए भी यूज में आएगा। अब इसके आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें कुछ चेंजेस आएगा डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल दैट वी आर गोइंग टू नीड इन द इक्वेशन। इसलिए पहले बताया था क्या क्या वेरिएबल है वो देखो। अब एवरेज वेलोसिटी में हम लोग अगर इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम लोग लिखें तो क्या हो सकता है? हम लोग कह सकते हैं दोनों एवरेज ही वेलोसिटी है, दोनों अगर एक ही वेरिएबल है तो दोनों इक्वल होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट s बाई टी इक्वल टू v प्लस u बाई 2 हो सकता है। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, इसको प्रूफ करना है। इसमें ऐसा कौन सा वेरिएबल नहीं है जो यहां है? बताओ तो, कोई बता सकता है? देखोगे तो पता चल जाएगा एक सेकंड के अंदर। यहां पे u है, v नहीं है, तो यहां से हम लोग को v को उड़ाना है। ठीक है, सबसे पहला काम हल बस इतना ही देखना है कि यहां पे कौन सा नहीं है जो वहां है, और कुछ नहीं। तो यहां पे v नहीं है लेकिन यहां है, तो v को एलिमिनेट करेंगे। तो जब v को एलिमिनेट करेंगे तो कहां से? तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे, क्या था पहला इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू u प्लस एटी। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग v की जगह क्या लिख देंगे? u प्लस एटी लिख देंगे। तो एलिमिनेट कीजिए, तो s बाई टी रखते हैं साइड में, v की जगह क्या लिखोगे आप? u प्लस एटी प्लस u बाई 2, ये कॉमन है। अब s के फॉर्म में है, s निकालना है तो t को उधर लेके चल जाता है। तो u प्लस u 2u प्लस एटी अपॉन 2 इंटू टी, तो t दोनों में इंटू होगा। दैट मीन्स 2ut प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन अगर सेपरेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 बाई 2ut प्लस 1 बाई 2 एटी स्क्वायर। इसको बढ़ा दीजिए तो ध्यान से देखिए s इक्वल टू क्या आ गया? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था। यही तो था, इतना इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है, तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आसान है, कुछ नहीं किए हैं, बस यहां से क्या यहां तक आया तो बस हम क्या किए थे, एक चीज याद रखें कि इक्वेशन को देखा जाए और हमारा वेरिएबल को देखा जाए, जो जो हमारे पास है उसमें क्या ऐसा है जो यहां नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो वहां पे था v जो हमारे इक्वेशन में नहीं है, तो v को हम एलिमिनेट कर दिए।
कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल करके? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके। उसके बाद सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर आ गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं क्या करना है, क्योंकि हम बोले यहां तक दोनों सेम होगा, तो यहां तक दोनों सेम होगा, बोल दिया सो बोल दिया, वो गलती नहीं है कुछ भी। यहां तक दोनों सेम है, एकदम सेम स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां तक आप आ रहे हैं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यहां तक चलेगा। फिर से बोले यहां देखना है और यहां देखना है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो यहां है और यहां नहीं है, उसको हम लोग को रिप्लेस कर देना है। कौन सा है? तो ध्यान से देखो, अगर तो यहां टी है, यहां टी नहीं है, तो अब इस वाले टारगेट में क्या है कि टी को हटाओ भाई, एलिमिनेट करो, तो टी एलिमिनेट होगा यहां पे। तो एस इक्वल टू बी प्लस यू बाई 2 इंटू टी लिखे थे। अब टी कहां से आएगा लिख देते हैं, क्योंकि टी इधर एलिमिनेट नहीं करेंगे, इधर रखेंगे। तो टी को हटाना है, तो अब इसको कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? तो फर्स्ट ही इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा किसी का नहीं करेंगे इस्तेमाल। फर्स्ट इक्वेशन से टी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू लिख सकते हैं। यू को इधर ले गए बस, और कुछ नहीं किए। टी चाहिए, दैट मीन्स वी माइनस यू बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां का टी इस्तेमाल करेंगे। यहां टी क्या है? वी माइनस यू बाई ए। तो टी की जगह क्या लिखेंगे? वी माइनस यू बाई ए। तो एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू है ये वी माइनस यू बाई ए। डिनोमिनेटर को अगर हम लोग सेपरेट कर लें तो 2 इंटू ए लिख के, तो ध्यान से देखो यहां पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में आएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें अगर, तो क्या लिख सकते हैं? 2a इधर आ जाएगा, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा एक ये भी फॉर्मूला होता है। लाना कैसा है? हम बोले हैं इस तरीके से लाना है। तो यू स्क्वायर को इधर रख लो, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको आप एलएचएस को आरएचएस में बदल लीजिए, आरएचएस को एलएचएस बदल लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना आसान था डिराइवेशन। तीनों डिराइवेशन में हम एक ही कंडीशन का इस्तेमाल किए हैं, तो कंडीशन को याद करने का भी ज्यादा झंझट नहीं है। एक को याद है तो सब याद है। पहला वाला में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज किए, दूसरे वाले में क्या किए? एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल किए, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट तय किया गया, उसके बीच का रिलेशन चाहिए। पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन नहीं चाहिए। बाद में दो इक्वेशन है, इनमें डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन चाहिए। बस डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी इस्तेमाल किए, और उसके बाद वेलोसिटी जो यूज कर रहे हैं हम लोग, यहां एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये चीज याद है अगर आपको, तो आप तीनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। बहुत आसान डिराइवेशन है तीनों इक्वेशन के बीच का। अब ये जो तीनों इक्वेशंस आते हैं, इनको जनरली हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो तीन इक्वेशन है यहां पे हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पे भी 4 वेरिएबल के बीच का रिलेशन है, यहां पे भी 4 वेरिएबल के बीच का रिलेशन है, यहां पे भी 4 वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो इन चारों में अगर रिलेशन है, इसमें से 3 दिया हुआ होगा, चौथा निकालना होगा। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो अगर आपके फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो आप पहले इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरे इक्वेशन में हम लोग एक चीज देखते हैं कि यहां पे फाइनल वेलोसिटी कहीं पे भी नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं है, आपको फाइनल वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कीजिएगा। तीसरा इक्वेशन में देखा जाए तो टाइम कहीं पे नहीं है,
तो टाइम का अगर आप इस्तेमाल नहीं करना है आपको इक्वेशन में, और कहें तो क्वेश्चन में टाइम से रिलेटेड कोई बात के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो, अब 9th क्लास में वेरिएबल को एलिमिनेट करना सीख गए अगर आप, तो आप क्वेश्चन बनाना सीख गए। तो एलिमिनेट कीजिए, कौन सा नहीं है वो खोजिए पहले, है तो वो तो पता ही है, कौन सा चीज नहीं है जिसका जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसको पहले ही साइड कर देते हैं। तो ये अगर आप समझ गए तो इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा न्यूमेरिकल बनाने में, ये भी आप आराम से समझ सकते हैं। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो डिराइवेशन भी जानना है, न्यूमेरिकल में हेल्प होता है, क्यों हेल्प होता है, क्योंकि कंडीशन क्या लिया गया है और किस तरीके से चला गया है, उसका बहुत ज्यादा यूज आएगा, जो आप ना चाहते हुए भी यूज करोगे। ना चाहते हुए मींस कि आपको अगर सॉल्व करना है इक्वेशन, तो ये कंडीशन का दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर we are going to discuss about a very important topic that is important for the competitive examination, that is displacement travel in the nth second. Okay, thank you everyone for watching.